इस वीडियो में हम भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे जो कि बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। ओके, ये क्या कह रहे हैं? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ज्वालामुखी के कनुमा मुख को क्या कहा जाता है? मीन्स जो ज्वालामुखी का जो जस्ट वेट, ये जैसे ज्वालामुखी और ये जो ओपनिंग पोर्स है इसका, इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी क्रेटर, ऑप्शन सी अधिकेंद्र, ऑप्शन डी मैग्मा चैम्बर। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए माउंट फूजी, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी कोटोपैक्सी, ऑप्शन डी माउंट विशुवियस। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, सबसे ऊंचा है और कैसा है? सक्रिय है। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इक्वेडोर में स्थित कोटोपैक्सी दुनिया की सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भूकंप की तरंगों में सबसे तेज गति किसकी होती है? तो भूकंप की 3 टाइप के तरंग है, एक एस, पी, एल। ओके, तो जो सबसे तेज गति करती है वो करती पी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पी तरंगे। ओके, जिसको प्राइमरी तरंगे प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है? ठीक है, तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर स्थित है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया के सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के किनारे रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहां से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अधिकेंद्र, ऑप्शन बी केंद्र ऑफ फोकस, ऑप्शन सी क्रेटर, ऑप्शन डी दरार। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, केंद्र या फोकस। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहां से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये मान लो ये पृथ्वी है और ये इसके नीचे जो है ये भूकंप तरंगे यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ओके, तो ये जो स्थान है इसको क्या कहेंगे हम? केंद्र या फोकस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रिएक्टर स्केल पर परिमाण की माप सीमा क्या है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि रिएक्टर स्केल जो है वो कितने अंक से कितने अंक में उसका मापन किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 से 5, ऑप्शन बी 1 से 12, ऑप्शन सी 0 से 10 और ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। 0 से 10 का मापन होता है, उसमें कितना होता है? 0 से 10। ओके, रिक्टर स्केल एक गणितीय पैमाना है जो भूकंप की ऊर्जा को मापता है। क्या करता है? ये भूकंप की ऊर्जा को मापता है कि कितना ऊर्जा उसमें है। आमतौर पर इसे 0 से 10 के बीच देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, जापानी से लिया गया है। ठीक है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जापानी शब्द भाषा से लिया गया है। और इसके बारे में हम देख लेते हैं। और जापानी भाषा में सू का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहर। ओके, नामी का अर्थ क्या होता है? लहर। तो ठीक है, तो बंदरगाहों के किनारे ये लहर की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए माउंट एटना, ऑप्शन बी स्ट्रॉम्बली, ऑप्शन सी विशुवियस, ऑप्शन डी क्राकाटोआ। ओके, ऑप्शन डी क्या है? क्राकाटोआ। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। स्ट्रॉम्बली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ओके, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। स्ट्रॉम्बली से लगातार निकलने वाली प्रज्वलित गैसों के कारण यह रात में चमकता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं भूमध्य सागर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बैरन द्वीप, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मिनिकॉय, ऑप्शन डी नारकोंडम। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भूकंप के समय सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं? आपको बताना कि कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। एल तरंगे जो है
धरातली तरंगे जिसको कहते हैं, वो जो है बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है। जबकि तेज कौन सबसे तेज चलती है? पी चलती है। पर विनाशकारी कौन है सबसे ज्यादा? एल, क्योंकि एल जो है वो धरातल पे चलती है। पी और एस जो है जब भूस्थल के नीचे चलते हैं, ठीक है, स्थल के नीचे चलते, बल्कि एल क्या है? एल जो है वो धरातल पे चलती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। ओके, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। एल तिरंगे सबसे अंत में पहुंचती हैं, लेकिन इनका आयाम बड़ा होने के कारण इसे सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। ठीक है, इनका आयाम बड़ा होता है और ये कहाँ पे आती हैं? ये धरातल पे चलती हैं, इसलिए ज्यादा विनाशकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जल वाष्प, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। जल वाष्प, सॉरी, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में 60 से 90% तक जलवाष्प होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला मार्केली स्केल किस पर आधारित है? तो मार्केली जो स्केल है वो किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विनाश पर। ठीक है, ये क्या बताता है? प्रत्यक्ष विनाश बताता है कि कितना नुकसान हुआ है। ये कौन बताता है? मार्केली स्केल बताता है। कौन? मर्केली स्केल क्या बताता है? कि कितना विनाश हुआ है। जबकि रिएक्टर स्केल क्या बताता है? कि कितनी ऊर्जा है। ओके, आगे देख लेते हैं हम व्याख्या इसकी। मर्केली स्केल इस बात पर आधारित है कि लोगों ने भूकंप को कैसा महसूस किया और कितना नुकसान हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराने ज्वालामुखी के क्रेटर में पानी भर जाने से बनी झील क्या कहलाती है? तो हमने अभी देखा था क्रेटर क्या होता है। अगर क्रेटर में पानी भर जाए और उससे एक झील का निर्माण हो जाए तो वो कौन सी झील कहलाएगी? तो वो ऑब्वियसली क्रेटर झील कहलाएगी। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जब शांत ज्वालामुखी के मुख में वर्षा का जल जमा हो जाता है तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। मतलब जब ज्वालामुखी में कोई उद्गार नहीं हो रहा हो और उसमें पानी भर जाए, तो ठीक है, तो उससे बनी झील को क्या कहेंगे? क्रेटर झील कहेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं हम। भूगर्भ में स्थित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लावा, ऑप्शन बी मैग्मा, ऑप्शन सी बेसाल्ट, ऑप्शन डी कोर। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, मैग्मा कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? मैग्मा। जैसे कि मान लो ये भूगर्भ है और ये स्थल है आपका, और जब ये पदार्थ अंदर ही रहता है तो इसको क्या कहेंगे? मैग्मा कहते हैं। ओके, जब यही पदार्थ बाहर निकल के आते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। ओके, आगे देख लेते हैं हम। वह नली जिससे होकर मैग्मा बाहर निकलता है क्या कहलाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बेंट, ऑप्शन बी दरार, ऑप्शन सी पाइप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा, बेंट कहा जाता है वह नली जिससे होकर मैग्मा बाहर निकलता है। जैसे ये एक नली है और इस नली से अगर ये मैग्मा बाहर निकल रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे? बेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भूकंपी लहरें जहां सबसे पहले महसूस की जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी क्रेटर, ऑप्शन डी निकास। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपी लहरें जहां सबसे पहले महसूस की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। जैसे मान लो ये भूकंप यहाँ से उठता है और ये मान लो ये धरातल है आपका, ठीक है। अब जो भूकंप है वो आगे बढ़ेगा तो जहां पहली बार महसूस किया जाएगा, ओके, जैसे मान लो यहाँ पे महसूस हुआ पहली बार तो इसको अधिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। और इसको क्या कहते थे हम लोग? केंद्र कहते थे। क्या कहते हैं? इसको केंद्र कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे? जहाँ पहली बार महसूस हुआ वो अधिकेंद्र कहलाता है। इंग्लिश में इसको ही फोकस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, दोनों हमने बता दिया कि हिंदी में इसको अधिकेंद्र और इंग्लिश में एपी सेंटर, और हिंदी में इसको केंद्र और इंग्लिश में फोकस कहते हैं। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। फोकस के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, जहां पे ये पहली बार महसूस होता है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए किलायू, ऑप्शन बी फुजियामा, ऑप्शन सी एटना, ऑप्शन डी कोटोपैक्सी। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। ओके, किलायू जो है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, आगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हवाई द्वीप पर स्थित किलायू दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, हवाई द्वीप पर है। कहाँ पे स्थित है किलायू? हवाई द्वीप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मृत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए को सुल्तान, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी स्ट्रॉम्बली, ऑप्शन डी कोटोपैक्सी। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। कोह सुल्तान जो है एक मृत ज्वालामुखी है, मतलब यहाँ पे उद्गार होने की कोई चांसेस नहीं है। ओके, देख लेते हैं इसकी व्याख्या हम। ईरान का कोह सुल्तान एक मृत ज्वालामुखी है जिसमें भविष्य में विस्फोट होने की संभावना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्टर पैमाने पर 7 तीव्रता का भूकंप 6 तीव्रता के भूकंप से कितना गुना शक्तिशाली होगा? ठीक है, अगर 6 से 7 स्केल पे जा रहा है ये भूकंप, अगर 1 पॉइंट बढ़ रहा है तो कितना गुना शक्ति बढ़ जाएगी उस भूकंप की? तो वो ऑप्शन हो जाएगा सी से हो जाएगा, 32 गुना बढ़ जाती है। कितना? सीधा 32 गुना। मतलब एक में अगर 1 पॉइंट में अगर डिफरेंट हुआ तो वो कितना शक्तिशाली हो जाएगी? 32 गुना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ज्वालामुखी का, ऑप्शन बी पर्वतों का, ऑप्शन सी भूकंप का, ऑप्शन डी नदियों का। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, भूकंप का। ओके, किसका है? भूकंप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाले छोटे पत्थर के टुकड़ों को क्या कहते हैं? जब ज्वालामुखी फटती है, ये ज्वालामुखी फटती है और यहाँ पे जब ये छोटे छोटे कंकड़ आते हैं, इन छोटे छोटे कंकड़ों को जो है, इन छोटे छोटे कंकड़ों को क्या कहते हैं? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। लैपली, ऑप्शन बी मैग्मा, ऑप्शन सी राक, ऑप्शन डी लावा। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा, लैपली। इन छोटे छोटे कंकड़ों को क्या कहते हैं? लैपली कहते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे कंकड़ों को क्या कहेंगे? लैपली। जब ये साथ में होते तो इसको हम क्या कहते हैं? एक लावा पूरा कहते हो, राइट? जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं तो इनको क्या कहते हैं? हम लावा कहते हैं। ओके, ये कह रहे हैं कि अखरोट के आकार के छोटे पत्थरों को लैपली कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फुजियामा किस देश का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। जापान को जो है, जापान में जो है फ्यूजियामा स्थित है। ठीक है, जो फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी वो कहाँ स्थित है? जापान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पुराने पठारों में, ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन डी समुद्र के बीच में। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में जो है सक्रिय ज्वालामुखी ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, जब यहाँ पे जो है मान लो ये प्लेट है और एक कोई एक यहाँ पे ये प्लेट है, अब बाद में ये जब दोनों टकराएंगे, जब ये दोनों टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होंगी? कुछ पदार्थ जो है अंदर पिघल जाएंगे और जब ये पिघलेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ ज्वालामुखी के रूप में ये सब बाहर आएंगे। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जहां टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं उन मोरदार पर्वतों के पास ज्वालामुखी अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी हवाई द्वीप, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। हवाई द्वीप पे जो है मोना लोआ ज्वालामुखी स्थित है। ओके, भूकंपी छाया क्षेत्र क्या है? ओके, आपको बताना है कि भूकंपी छाया क्षेत्र क्या होता है, जिसे हम शैडो जोन कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जहां कोई तरंग दर्ज नहीं होती, ऑप्शन बी जहां सबसे ज्यादा तबाही होती है, ऑप्शन सी भूकंप का केंद्र, ऑप्शन डी समुद्र का हिस्सा। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। जहां कोई तरंग दर्ज नहीं होती उसे हम भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, जस्ट वेट वेट अ मोमेंट। ओके, मान लो ये पृथ्वी है। ओके, और जो है यहाँ से कुछ भूकंपी तरंगे हैं जो मान लो कि यहाँ से, मान लो यहाँ से गुजर रही हैं। ठीक है, यहाँ से गुजर रही हैं, यहाँ से गुजर रही हैं, ये भूकंपी तरंगे हैं। ओके, तो हर जगह ये लगभग दर्ज की जा रही हैं। अगर हम बात करें इस इलाके की, तो इस इलाके की हम बात करें तो यहाँ पे ये दर्ज नहीं हो रही हैं। मतलब यहाँ पे जो है भूकंपी तरंगे नहीं गई हैं। ओके, यहाँ पे भूकंपी तरंगे नहीं पहुंची हैं। तो जहाँ पे नहीं पहुंचती उसको हम क्या कहते हैं? छाया क्षेत्र कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम थोड़ी सी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ भूकंपी तरंगे पी और एस सिस्मोग्राफ पर दर्ज नहीं हो पाती, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम? छाया क्षेत्र या शैडो रीजन। ओके,
अब देख लेते क्वेश्चन, ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। 3 भागों में इनको बांटा गया है, ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी, और एक प्रक्षुब्ध डोर्मेंट जिसको कहते हैं, और एक शांत या मृत जिसमें कभी ज्वालामुखी उद्गार होने के चांसेस नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, जिनमें उद्गार होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, कभी भी उद्गार या तो होते रहते हैं या होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। पर प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी क्या होते हैं कि हजारों लाखों साल हो जाते हैं इनमें कि उद्गार नहीं हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ था, पर चांसेस है कि कभी भी उद्गार हो जाएगा। ऐसे को क्या कहते हैं, डॉर्मेंट कहते हैं, हम प्रक्षुब्ध कहते हैं। और शांत और मृत ज्वालामुखी वो होते हैं जो उनमें जो है उद्गार होने के चांसेस कभी होंगे ही नहीं, या फिर कभी उद्गार होगा ही नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इक्वेडोर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। ओके, इक्वेडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, इक्वेडोर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हम। प्राथमिक तरंगे किस माध्यम में चल सकती हैं। आपको बताना है कि ये जो प्री तरंगे हैं वो किस माध्यम में चलेंगी, ठोस, द्रव, गैस, किस में चलेंगी। तो बताना है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए केवल ठोस में, ऑप्शन बी केवल तरल में, ऑप्शन सी ठोस, तरल, गैस तीनों में, ऑप्शन डी केवल गैस में। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, ठोस, तरल, गैस तीनों में। जो पी तरंगे हैं वो ठोस, तरल और गैस तीनों में ही चल सकती हैं। ओके, देख लेते हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंग की तरह होती हैं और ये तीनों के माध्यम से गुजर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द्वितीय तरंगे किस माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं या द्वितीय तरंगे होती हैं जिनको हम कहते हैं, वो किस माध्यम में लुप्त हो जाएंगी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी तरल में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तरल में जो है ये गायब हो जाती हैं। ठीक है, एस तरंगे जो है वो तरल में नहीं चलती। जैसे जहां पानी होगा तो वहां पे जो है एस तरंगे वहां से होकर नहीं गुजरती। ओके, एस तरंगे तरल मीन्स लिक्विड माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे पृथ्वी के बाहरी कोर का पता चला। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। अब आपको बताना है मृत ज्वालामुखी पर्वत, वो भी कैसा, सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए कांकागुआ, ऑप्शन बी किलिमंजारो, ऑप्शन सी विशुवियस, ऑप्शन डी पोपा। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। एकांकागुआ जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। ओके, सबसे ऊंचा कैसा है, पर मृत ज्वालामुखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए सिसिली द्वीप पे, ऑप्शन बी सुमात्रा पे, ऑप्शन सी जावा पे, ऑप्शन डी होन्सू पे। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा, सिसिली द्वीप पे जो है माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं, इटली का प्रसिद्ध माउंट एटना सिसिली द्वीप पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडोनेशिया का कौन सा ज्वालामुखी 1883 में भयंकर विस्फोट के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए क्राकाटोवा, ऑप्शन बी मेरापी, ऑप्शन सी अंगुंग, ऑप्शन डी ताल। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। क्राकाटोआ जो है वो इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है जो 1883 में विस्फोट हुआ था। यहाँ पे बहुत ज्यादा ही भयंकर विस्फोट हुआ था, इसलिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, वहां सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये क्रस्ट पे कह रहा है। मान लो ये पृथ्वी का ये क्रस्ट वाला भाग है। ओके, ठीक है, ये क्या है, क्रस्ट वाला भाग है, मतलब पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, पृथ्वी का क्या है, सबसे ऊपरी परत है, और इस परत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। ओके, आगे हम देख लेते हैं। क्रस्ट में लगभग 46% ऑक्सीजन पाई जाती है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैसर का संबंध किससे है? देखते हैं ये गैसर क्या है। ठंडी हवा से, गर्म जल के झरने से, सुनामी से और चक्रवात से, किससे संबंधित है।
तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, गर्म जल के झरने से जो है ये संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों में जहां गर्म पानी फुहारा के रूप में बाहर निकलता है उसे गैसर कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ज्वालामुखी क्षेत्रों में जहां गर्म पानी फुहार के रूप में बाहर आता है उसी को क्या कह रहे हैं, हम गैसर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? तो देख लेते हैं ऐसी कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे ज्वालामुखी कोई नहीं है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही नहीं होगा। ठीक है, सी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप, वहां पे जो है एक भी ज्वालामुखी पाए नहीं जाते, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य भूमि पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में दुनिया के कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कितने परसेंट सक्रिय ज्वालामुखी हैं ये आपको बताना है इसमें। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, 75% से अधिक। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। विषुवत ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सक्रिय, ऑप्शन बी प्रक्षुब्ध, ऑप्शन सी मृत। इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। ओके, ये कैसा है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। विषुवत कैसा ज्वालामुखी है? प्रक्षुब्ध है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? डोरमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोरमेंट भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनामी आने का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सुनामी मीटर, और ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी रडार, ऑप्शन डी सोनार। तो जो ऑप्शन सही है वो ये सही हो जाएगा, सुनामीटर, जिसको टी सुनामीटर भी कहते हैं। ओके, जो इंग्लिश में इसको ऐसे ही कहते हैं पर हिंदी में आप याद रखिए सुनामीटर कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं इसके बारे में। और गहरे समुद्र में दबाव परिवर्तन को मापने के लिए डार्ट तकनीक या सुनामीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? जो ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो है वो किस महाद्वीप में स्थित है ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ओके, देख लेते हैं इसके बारे में हम। तंजानिया जो कि अफ्रीका में है, में स्थित किलिमंजारो एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है जिसके बारे में हम कई बार देख चुके हैं इसमें। ओके, ज्वालामुखी के लावा के जमने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? जब ज्वालामुखी से ये सब लावा निकलती है बाहर, और जब यहाँ कोई पर्वत बन जाता है तो उस पर्वत को, या ये मान लो पर्वत या कोई चट्टान बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन जो सही है वो बी सही हो जाएगा, अग्नेय चट्टाने कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टाने या इग्नियस रॉक भी कहते हैं हम इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्मा और लावा में मुख्य अंतर क्या है? मैग्मा और लावा में मुख्य अंतर क्या है, इस पे हमने बात किया था पहले शुरू में ही। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी कौन सा है? आपको बताना है कि जो सबसे विस्तृत ज्वालामुखी है वो कौन सा है। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। ओके, मोना लोआ जो है वो विश्व की सबसे विस्तृत ज्वालामुखी है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। हवाई द्वीप का मोना लोआ दुनिया का सबसे विशाल ज्वालामुखी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश को ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया जो है वो ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप के समय किन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पी तरंगे, ऑप्शन बी एस तरंगे, ऑप्शन सी एल तरंगे, ऑप्शन डी ध्वनि तरंगे। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, एस तरंगे को जो है अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। एस तरंगे प्रकाश तरंगों की तरह लंबवत चलती हैं, इसलिए इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश चलता है अनुप्रस्थ वैसे ही ये भी चलती है। ओके, आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं में गंधक की मात्रा होने पर उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सोल्फतारा, ऑप्शन बी फ्यूमरोल, ऑप्शन सी सिंडर, ऑप्शन डी फ्यूमिस। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा, सोल्फतारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी झील ओजोस डेल सलाडो कहाँ है? ये किसकी बात कर रहे हैं? ज्वालामुखी झील की बात कर रहे हैं। तो सबसे ऊंची ज्वालामुखी झील जो है ओजोस सलाडो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, और जो ऑप्शन सही है वो बी सही है,
चिली अर्जेंटीना में है। ओजेस्ट ओजोस डेल सलाडो कहाँ है? चिली के अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नारकोंडम द्वीप किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो जो नारकोंडम है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है आपको बताना है कि सक्रिय है, प्रक्षुब्ध है, मृत है, क्या है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सही है वो भी सही हो जाएगा। ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? प्रक्षुब्ध है, डोरमेंट है। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंडमान निकोबार का नारकोंडम एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखते हैं दुहारे क्या होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल राख, ऑप्शन बी गैस और जलवाष्प से निकलने के छिद्र, ऑप्शन सी ज्वालामुखी का लावा, ऑप्शन डी एक प्रकार की पर्वत चोटी। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। गैस और जलवाष्प से निकलने के छिद्र जो है धुआंरे कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो धुआंरे और गैसर में अंतर है। गैसर आपको पहले बताया गया था कि गैसर क्या है। अब आप देख रहे हैं धुआंरे क्या होते हैं। धुआंरे क्या है? गैस और जलवाष्प निकलने के लिए एक छिद्र है मात्र। ओके, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम चरण में जिनसे केवल गैस और भाप निकलता है उन्हें धुआंरे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वत की आकृति समानता कैसी होती है? तो ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं उनकी आकृति समानता कैसी होती है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकु के आकार की होती है। ओके, अ, व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। लावा के जमा होने से धीरे धीरे एक शंकु का रूप ले लेता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।